हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा चल रहा था द्विघात समीकरण। तो देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। सब अब इसकी ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर हो, यानी हमें क्या दे दिया, कर्ण दे दिया, कर्ण भुजा दे दी पूरी की पूरी। कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये अपना एक सवाल है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज, पहले तो ये समझो समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। देखो, इसके है ना वो पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। और समकोण त्रिभुज देखो, वैसे तो अगर कोई कोण हो तो हम ऐसा निशान लगाते हैं, लेकिन अगर समकोण त्रिभुज हो, अगर कैसा हो, त्रिभुज समकोण हो, तो हमेशा ऐसा निशान हम लगाते हैं, यानी कि ये हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। देखो ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण, फिर लंब और आधार, इन दोनों के वर्गों का योग। देखो, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग कर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो इसकी वो पाइथागोरस प्रमेय क्या काम करती है, देखो होता है, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में ही काम करेगा ये फॉर्मूला, और कहीं भी काम नहीं करता। यानी त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण। देखते हैं, अब हमें क्या दे दिया है, देखो ये है कर्ण, ये है आधार, ये क्या है, लंब। अब प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे, जैसा जैसा बोलता जाता है वैसा वैसा करता जाएंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसके ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर देखो हमने इस आधार को अक्ष मान लिया, अगर आधार को अक्ष मान लिया और ये लंबाई है, ये इससे कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी, अक्ष माइनस 7। ये भुजा मान सकते हैं ना। और कर्ण कितना दिया इसने, 13, इसे नाम देते थे ए बी सी। देखो ये भुजाओं का नाम दिया हमने ए बी और सी। हमारे पास आधार क्या आ गया, अक्ष आ गया, लंबाई क्या आ गई, अक्ष माइनस 7, और कर्ण क्या आ गया, वो हमें दिया 13 दिया। चलो इसके अनुसार करते हैं, इस प्रमेय में रखते हैं, इस पाइथागोरस प्रमेय में लगाओ, लंब स्क्वायर प्लस, देखो एक बात और याद रखना, कभी हम ये बाद में भी रखते हैं, पहले भी रखते हैं, और इन दोनों में जरूरी नहीं कि आधार पहले ही रखो या लंब पहले रखो, कोई जरूरी नहीं है। पहले लंब भी रख सकते हैं और आधार भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आधार रखा तो आधार ही पहले लिख लेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये रहा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अब इसमें रख देते हैं समकोण त्रिभुज के जो जो मान हमारे पास है, और आगे आ जाएगा। आधार कितना, हमने कितना माना है, ये रहा, अक्ष माना है ना, ये अक्ष का स्क्वायर प्लस का निशान, लंब क्या माना, अक्ष माइनस 7, यानी इसकी आधार में से 7 सेंटीमीटर घटाया, क्योंकि प्रश्न में यही दिया हमें, अक्ष माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे थोड़ा हल करते हैं इसको। देखो अक्ष गुणा अक्ष, वही अक्ष गुणा अक्ष बराबर क्या आएगा, देखो मैंने पहले बताया गुणा में घात हमेशा जुड़ती है, एक गुणा में घात हमेशा प्लस होती है, 1 + 1 कितनी हो गई, 2, तो यहां पर आ जाएगा अक्ष का स्क्वायर प्लस का। अब ये वही सर्व समीकरण है, अक्ष माइनस 7, देखो एक आती है ना, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, पता है ना।
अंदर वाला पद ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बी, उस रूप में लिख दे। देखो इस रूप में तो हमें है, इसको खोल के इस रूप में लिख ले। ए स्क्वायर यानी कि अक्स का स्क्वायर माइनस का निशान। देखो इसके अनुसार चल रहे हैं, 2 गुणा ए क्या है अक्स, फिर है गुणा बी क्या है हमारे पास, बी है 7, कोष्टक बंद, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 7 और 7 का स्क्वायर। ये तो देखो इसको खोला है, और बराबर क्या है 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो और थोड़ा हल करते हैं इसको। ये थोड़ा ऐसे करते हैं, यहां पर अक्स स्क्वायर प्लस, देखो यह क्या जाएगा, हल किया नहीं हमने, अक्स कितना आएगा अक्स स्क्वायर माइनस का निशान, 2 को अक्स से गुणा किया 2 अक्स, या फिर सीधे संख्या को पहले गुणा करो, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, और 14 को अक्स से गुणा करेंगे 14 अक्स, ये रो 14 अक्स, प्लस ये कितना है 7 2 12, 7 गुणा 7 बराबर 49, कितना आएगा 49, और बराबर आएगा 13 को 13 से करेंगे 169, ये यहां लिख लिया, ये यहां आ गया। अब देखो ये संख्या बराबर की उस साइड ले जाए, और ये देखो ये थोड़ी लाइन थोड़ी छोटी कर ले, देखो प्लस अक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी अक्स स्क्वायर प्लस का, देखो एक अक्स स्क्वायर, ये ना देखो जिसके पहले कुछ नहीं उसके पहले एक, जिसके पहले कुछ नहीं उसके पहले एक। मैंने पहले बताया कि जोड़ और बाकी में हमेशा संख्या घटती है और जुड़ती है, ए से जेड तक वो की वही रहती है। अगर कोई घात में है, घात में जैसे स्क्वायर में तो स्क्वायर में आएगी, कोई क्यूब में है यानी घात अगर 3 है तो वो 3 आएगी। देखो अक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ठीक है, और एक और एक 2, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे क्या आएगा अक्स स्क्वायर, 2 अक्स स्क्वायर, ठीक है, ये काम में आ गया, माइनस 14 अक्स बराबर 169, ये बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 49, ये थोड़ा मिटा दें, ये फिर देखो 69 में से 49 घटा देते हैं, क्योंकि बीच में निशान किसका है माइनस का, 2 अक्स स्क्वायर माइनस 14 अक्स बराबर, देखो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, और एक ऐसा का ऐसा। ये समीकरण हमारे पास आ गया 2 अक्स स्क्वायर माइनस 14 अक्स बराबर 120। देखो अब ये सवाल है, इसका हमने गणितीय रूप प्राप्त कर लिया। यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ए का मान आ रहा है, बी का मान आ रहा है, सी का मान भी आ रहा है, ये बराबर किस साइड आ जाएगा माइनस का 120, और सी का मान आ गया। देखो एक तो समीकरण यहाँ होता है, और जब हम इसका गुणनखंड करेंगे वास्तविक मान प्राप्त करेंगे तब इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं। देखो 2 14 120, लास्ट में 0, लास्ट में 4, लास्ट में 2, तो 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 आए तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है, यानी वह संख्या 2 से भाज्य है। तो यहां पर कर लेते हैं, क्या हमारे पास, देखो 2 अक्स स्क्वायर माइनस का 14 अक्स बराबर 120, ठीक है। अब देखो इसमें 2 का भाग दे देंगे, इसमें 2 का दे देंगे, और इसमें भी 2 का दे देंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर बच जाएगा अक्स स्क्वायर। कैंसिल का मतलब देखो 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया, 1 बार, 2 का भाग 14 में दिया कितनी बार जाएगा 7 बार, अक्स ऐसा का ऐसा बराबर 2 का भाग 60 में दिया कितना आएगा, 120 में दिया 60 बार, ठीक है। ये थोड़ा आसान हो गया ना, देखो एक तो बड़े टुकड़े बनाए और एक छोटे बनाए, 60 को बराबर के इस साइड ले आए,
गुणनखंड करने के लिए माइनस का 60x बराबर 0। देखो आप बराबर 60 बराबर किस साइड आएगा, क्या बच गया 0। अब देखो बाह्य पदों को आपस में गुणा करें। देखो बाह्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, बाह्य पदों को गुणा करते हैं। तो 60 को अक्स स्क्वायर से गुणा किया, देखो 60 अक्स स्क्वायर आ जाएगा। 60 को अक्स स्क्वायर से गुणा किया क्या आएगा, 60 अक्स स्क्वायर। यानी ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करे तो आएगा 60 अक्स स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। मैंने पहले बताया कि निशान हमेशा साथ में रहेगा। देखो इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस का, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस। तो गुणा करें तो 60 अक्स स्क्वायर आना चाहिए, वो भी माइनस का। जोड़े तो माइनस का 7 अक्स स्क्वायर। देखो बीच वाला पद आना चाहिए बाह्य पदों को गुणा करने पर। तो देखो 60 के वही गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 30, 2 का भाग दिया 15। अब देखो इसमें ना 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि भाजकता का नियम क्या कहता है, 2 4 6 8 0 अंत में आने पर ही 2 का भाग जाता है, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, सारी संख्याओं को आपस में जोड़ो और उसमें अगर 3 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। यानी देखो 1 और 5 6 में 3 का भाग पूरा जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 3 5 15, 5 में तो 5 का जाएगा। 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर संख्या के अंत में 0 अथवा 5 आए तो वह 5 से विभाज्य है। तो देखो टुकड़े बनाते हैं, 2 दूनी 4, 5 दिए 15, 15 में से 4 गए नहीं, 7 नहीं आएंगे। तो क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दिए 12 और गुणा 5, 12 पंजे 60, वो तो हो जाएगा। अब देखो इसमें एडजस्ट करते हैं, माइनस का चाहिए ना, तो ये माइनस का और ये प्लस का गुणा करेंगे। देखो माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, 12 को 5 से गुणा किया 7। आगे अब देखो घटाएं, माइनस 12 में से प्लस 5 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, माइनस के 7। तो ये टुकड़े लिख देते हैं। देखो बाह्य पद ऐसा कैसा रहेगा, बाह्य पद क्या हमारे पास अक्स स्क्वायर और ये यहां पर है ये यहाँ पर हमारे पास 60, वो भी माइनस का बराबर 0। बीच वाला पद इसमें रखेंगे। पहले बड़ी संख्या 12 अक्स प्लस का 5 अक्स, क्योंकि हमने यही तो टुकड़े प्राप्त किए हैं। इन दोनों के साथ एक एक अक्स लगा देंगे तो अक्स को अक्स से किया अक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, और 12 को 5 से किया 60, यानी 60 अक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। अब देखो दो पद बना लेते हैं, इनमें कॉमन ले लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पर अक्स है, 2 बार यहाँ पर अक्स है तो एक अक्स बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से तो अक्स, माइनस का निशान बाहर है और ये अक्स एक था, एक ही बाहर चला गया, कोष्टक बंद। दूसरे वाले में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो छोटी संख्या कौन सी है, 5, 5 का भाग 60 में जाता है, हाँ बिल्कुल जाता है। तो 5 बाहर हमने कॉमन ले लिया, वो भी प्लस का, क्योंकि निशान हमेशा साथ में रहता है। अक्स अंदर आ गया, माइनस का निशान, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस, और 5 का भाग 60 में दिया, कितनी बार गया, 12 बार, और बराबर 0। अब देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक समान है, हाँ बिल्कुल है समान। तो इन दोनों यानी कि ये हमारा गुणनखंड यहाँ तक सही है। आगे देखो 2 सेम है तो एक बाहर ले लेते हैं। अक्स माइनस 12, यहाँ से देखो यहाँ से चला गया, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से तो अक्स बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस का 5 बराबर 0। पहले इसके बराबर 0 रख लेंगे, फिर इसके बराबर 0, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, एक तो अक्स माइनस 12 बराबर 0, तो क्या जाएगा, अक्स बराबर आ जाएगा, ये बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। वही काम वहां कर लेंगे, अक्स प्लस 5 बराबर 0 और अक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, एक तो प्लस का 12 और एक माइनस के 5, अपने पास दोनों ही मान प्राप्त हुआ है। परंतु हमारी पहली लाइन क्या कहती है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी आधार हमने अक्स माना है, तो आधार कभी भी ऋणात्मक
नहीं होगा, इसलिए ये मान हमें नहीं लेना। अक्स का मान क्या लेंगे, जो प्लस की संख्या आएगी। तो अब बताओ, मान रख लेते हैं। अक्स बराबर, यानी अक्स बराबर कितना होगा, तो यहां से आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका, आधार बराबर हो जाएगा 12। ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हमने क्या मान, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमने मानी थी अक्स माइनस 7, लंबाई क्या हो जाएगी, अक्स माइनस 7। ठीक, हाँ तो लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, देखो आधार तो हमारा हो गया 12, क्योंकि प्लस की संख्या लेंगे, माइनस की नहीं लेंगे, क्योंकि आधार कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो अब लंबाई देखो, लंबाई में हमने क्या था, अक्स माइनस 7, यानी कि अक्स आधार था, आधार में से ये 7 चला जाएगा और ये लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। लंबाई यहां देख लेते हैं, लंबाई, लंबाई बराबर क्या है, अक्स माइनस 7। अक्स कितना प्राप्त हो, यानी कि आधार कितना प्राप्त हुआ, 12। लंबाई सॉरी 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये भी हम सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि हमारा मान सेंटीमीटर में दिया है, दोनों मान सेंटीमीटर, और कर्ण तो हमारे पास है ही है। यानी इस त्रिभुज में हमें आधार तो प्राप्त हुआ है 12, लंबाई प्राप्त हुई है 5, और कर्ण पहले का ही 13 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम देखो, पहले तो समीकरण बनाएंगे, फिर उस समीकरण के टुकड़े करके और लास्ट में मूल मान प्राप्त कर लेंगे। चलिए एक और देखते हैं ऐसा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत ₹90 में थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये देखो हमें एक सवाल दिया है, पहले तो इसे समीकरण के रूप में बनाएंगे, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, फिर इसके मूल मान प्राप्त करेंगे। मूल मान कौन कौन से है, बर्तनों की संख्या और लागत। तो शुरू करते हैं। माना एक, देखो लाइन के अनुसार ही चलेंगे। माना एक कुटीर उद्योग में निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं, अक्स, यानी कि ये कुटीर उद्योग है, इसमें बर्तनों की संख्या कितनी बन रही है, अक्स बन रहे हैं, वो भी हम मान रहे हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। तो प्रत्येक नग की, देखो जैसे जैसे पर्सन बोल रहा है हम वैसे वैसे ही हल करते जा रहे हैं। माना प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, अरे रुपए में कितनी आप देखेंगे, इसके अनुसार ही चलेंगे, जैसे समीकरण बोल रहा है वैसे। बर्तनों की संख्या, संख्या कितनी मानी हमने, बर्तनों की संख्या अक्स, बर्तनों की संख्या के दुगुने, यानी इसके दुगुने से 3 अधिक थी। लो जी, ये हो गई निर्माण लागत, यानी इतने रुपए लग रहे हैं, ये बर्तनों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। उस दिन निर्माण की कुल लागत कितने रुपए थी, उस दिन की 90 रुपए थी। तो उस दिन की निर्माण लागत कितनी दी है, 90 बताइए, रुपए 90 रुपए, ठीक है।
यहाँ तक हल कर लिया। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ तक तो देखो हमने सिर्फ एक समीकरण का रूप दे दिया कि है ना, जो जो प्रश्न में दिया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस सारों को जो 3 पॉइंट है 1 2 और 3 तीनों को एक जगह व्यवस्थित करेंगे और इसका समीकरण बनाएंगे। देखो माना कुटीर उद्योग में निर्मित बर्तनों की संख्या हमारे पास अक्स आ गई, प्रत्येक नग की निर्माण लागत आ गई 2x + 3, और उस दिन यानी जिस दिन हो रहा है उस दिन की निर्माण लागत यानी ये विशेष दिन की निर्माण लागत है कितने रुपए है 90 रुपए। यानी इन दोनों का गुणनफल ये दिया है ₹90 में। तो उस दिन की निर्माण लागत देखो वही है। देखो अगर किसी चीज की संख्या दियो और उस चीज के रुपए दियो तो अगर हम एक से ज्यादा ले तो उनको आपस में गुणा ही करते हैं। जैसे कि एक ना चौंक का डब्बा 10 रुपए का आएगा तो 10 चौंक के डब्बे कितने रुपए के आएंगे 10 × 10 यानी 100 रुपए के आएंगे। वही काम हम यहाँ करेंगे, बर्तनों की संख्या बर्तनों के रुपए आपस में गुणा करेंगे, ये रुपए आ गए। देखो इस लाइन को सिर्फ हल किया है, उस दिन की निर्माण लागत इसका इंटू, देखो अक्स इंटू 2 अक्स + 3 = 90। ठीक है, अंदर गुणा कर लेते हैं। अक्स को 2 से गुणा करेंगे 2 अक्स से तो 2x² 2x² क्यों आएगा, देखो संख्या ऐसी कैसी जिसके ऊपर कुछ नहीं घात उसके ऊपर एक को 1 से गुणा किया, एक को 1 में जोड़े कितने 2। देखो ये है x इंटू x, गुणा करेंगे x ऐसा का ऐसा 1 + 1 2 x²। x को x से गुणा किया, गुणा में घात हमेशा जुड़ती है और भाग में हमेशा घटती है। संख्या ऐसी कैसी प्लस का निशान है, x को 3 से गुणा करेंगे 3 x = 90। 90 को बराबर किस साइड ले आएंगे 2x + 3 2x² + 3x - 90 = 0, क्योंकि 90 बराबर किस साइड आ गया। अगर किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो निशान बदल जाते हैं, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, गुणा है तो भाग में हो जाता है, भाग है तो गुणा में हो जाता है। तो अपने पास समीकरण क्या बन गया, देखो हमारे पास समीकरण बन गया 2x² + 3x - 90 = 0। ये यहां लिख लेते हैं 2x² + 3x - 90 = 0। वही काम करेंगे, बाह्य पदों को आपस में गुणा किया, 90 को 2x² से गुणा करेंगे क्या आएगा, ये देखो 2x² × 90 बराबर क्या आ जाएगा 9 दूनी 18 180x²। यानी हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनको आपस में गुणा करें तो कितना आना चाहिए 180x², जोड़े तो बीच वाला पद, तो 180 के टुकड़े कर लेते हैं। 2 का भाग दिया 90, 2 का भाग दिया 45। आप देखो 2 का नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 4 6 8 0 अगर किसी संख्या के अंत में आते हैं तो वह 2 से विभाज्य है, अन्यथा वो 2 से विभाज्य नहीं, यानी उसमें 2 का भाग नहीं जाता। अब देखो 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, संख्याओं को आपस में जोड़ो, 4 और 5 कितने हो गए, 4 और 5 9। अब 9 में 3 का भाग जाता है, हाँ बिल्कुल जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 देते हैं 15 बार जाएगा, फिर इसमें 3 का चला जाएगा, फिर अब सिर्फ 5 का जाएगा। अब इन संख्याओं को आपस में एडजस्ट करना है कि इनको गुणा करें तो वो क्यों वही आएगी, लेकिन जोड़े तो ये आना चाहिए प्लस का 3x। देखो 5 दिए 15, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 × 15 गुणा करेंगे 180। पर हमें बड़ी संख्या, बड़ा ये निशान किसका है, प्लस का, यानी कि प्लस की संख्या हमें बड़ी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर तो प्लस और यहाँ पर माइनस हो गए टुकड़े। बाह्य पद ऐसे कैसे 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0।
देखो एक यहाँ पर अक्स लगा दिया, एक यहाँ पर। 15 अक्स में से 12 अक्स जाएंगे, कितने बचे जाएंगे? 3 अक्स। 3 अक्स गुणा करेंगे तो 180 अक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर माइनस, ये भी देख लो, जिसके पहले कुछ नहीं उसके पहले प्लस, प्लस को माइनस से किया माइनस, तो हमारे पास माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, 12 को 15 से किया 180 और अक्स को अक्स से किया अक्स स्क्वायर। दोनों शर्तों का पालन हो रहा है। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। दो यहाँ पर है, 2 का भाग 15 में नहीं जाता, यानी कि कॉमन नहीं आई। अक्स है 2 बार है, यहाँ पर भी अक्स है तो अक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से बच जाएगा 2। देखो अक्स था 2 बार था, 1 बार चला गया, अंदर कितना बच गया? 1 अक्स बच गया ना, प्लस यहाँ पर अक्स बाहर चला गया 15 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? देखो 6 का भाग इसमें भी जाता है, 6 का भाग इसमें भी जाता है, यानी कि कॉमन संख्या किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो छोटी से छोटी नहीं, छोटी में तो दो, इसमें 2 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, फिर बाद में 6 का जाता है, 6 के बाद में नहीं जाएगा। 6 बड़ी से बड़ी, यानी 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 12 में भी भाग जाएगा और 90 में भी भाग चला जाएगा। देखो 6 का भाग इसमें दिया, कितनी बार चला गया? पहले बार कॉमन लेते हैं, ये लो जी 6 कॉमन ले लिया, 6 का भाग 12 में दिया, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अक्स ऐसा कैसा? देखो अगर बाहर निशान माइनस का है, अगर कॉमन निशान लिया है कोष्टक के बाहर, तो अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। 6 का भाग 90 में दिया, 15 बार जाएगा, बराबर 0। आगे करते हैं, एक ये संख्या कॉमन ले लेते हैं, 2 अक्स प्लस 15, दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा? यहाँ से तो अक्स और यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस 6 बराबर 0। पहले इसके बराबर 0 रख लेंगे, फिर इसके बराबर 0। 2 अक्स प्लस 15 बराबर 0। 2 अक्स 15 बराबर की उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और अक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 15/2। एक तो देखो हमारे पास अक्स का मान ही आया जो कि ऋणात्मक आया, और ऋणात्मक तो हम लिखते ही नहीं है। अगर किसी चीज को मान रहे हैं तो ऋणात्मक तो उसके आंसर आ ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो ऋणात्मक में बर्तन आ सकते हैं, ना ऋणात्मक में रुपये आ सकते हैं। दूसरा देखो, अक्स माइनस 6 बराबर 0, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 6 बराबर की उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये संख्या तो हम नहीं लेंगे। अक्स बराबर क्या आएगा? 6, यानी कि ये कुटीर उद्योग में बर्तनों की संख्या कितनी है? 6। कितने बर्तनों की संख्या? 6। और निर्माण लागत कितने रुपए है? देखो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? 2 अक्स प्लस 3, 2 इंटू अक्स की जगह 6 आया ना, 6 प्लस 3, यानी 6 दूनी 12, 12 और 3 15। लागत कितनी हो जाएगी? 15 रुपए। ये तो लागत हो गई, और ये बर्तनों की संख्या हो गई 6। यही हमें पूछा था, मूलमान प्राप्त हो गए। देखो कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने इसका समीकरण बनाया, फिर इस समीकरण को हल किया, गुणनखंड रूप में प्राप्त किया, जो मान आया उसको समीकरण में रख दिया। देखो अक्स आया, अक्स यहाँ रख दिया, क्या आ गया?
कुटीर उद्योग में बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6। फिर लागत ये दिया 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 x की जगह रखा हमने 6, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15 रुपए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लासों में नए नियम और नए सवालों को लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।